हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है, नाम से ही देखिए क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब कुछ भी चीज़ का ज़्यादा होना, टेंशन मतलब होता है प्रेशर, मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन। तो ये प्रेशर ज़्यादा कैसे होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ब्लड वेसल है, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बट मान लीजिए क्या हो गया, कुछ का डिपोजिशन, जैसे लिपिड डिपोजिट हो जाता है जिसके कारण अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, या कोई एबनॉर्मलिटी जिसके कारण ब्लड प्रेशर में इन्फ्लामेशन आ जाना, कुछ भी हो जिसके कारण ब्लड फ्लो में क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। जब ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब जो ब्लड जानने में इतना स्पेस ले रहा था उसका ब्लड का स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम गार्डनिंग करते हैं तो उसमें पानी का जब फ्लो होता है तो कितने अच्छा से होता है, लेकिन हम गलती से अगर थंब रख दिए तो पानी का फ्लो स्पीड में होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में होने लगता है। ठीक है, तो उसको ही क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिस्टोलिक कहने का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ जाता है, और डायस्टोलिक कहने का क्या मतलब है, रिलैक्सेशन बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन में मेनली क्या होता है, जो हमारा हाथ होता है ना वो ब्लड को पुश आउट करता है, बाहर की ओर भेजता है। रिलैक्सेशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसमें मेनली ब्लड फीलिंग का काम होता है। एलिवेशन मतलब हाई, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो कितना होता है, 120/80, लेकिन जो हाइपरटेंशन है वो मेनली जब 140/90 mmHg से बढ़ जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन। तो आप कह सकते हैं हमारा तो नॉर्मल 120/80 है, तो ये हमारा नॉर्मल, मतलब अगर इससे कम हुआ तो हाइपोटेंशन कहलाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन कहलाएगा। लेकिन 120 से 140 के बीच का जो स्टेज होता है ना उसको प्री हाइपरटेंशन स्टेज कहते हैं। प्री हाइपरटेंशन स्टेज कहने का क्या मतलब है कि ये हाइपरटेंशन होने से पहले का स्टेज, लेकिन नॉर्मल स्टेज तो 120/80 ही आएगा। अगर कोई पूछेगा कि नॉर्मल वैल्यू क्या होता है तो 120/80। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेजिंग बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ ये याद कर लीजिए नॉर्मल वैल्यू होता है 120/80। अब ये 120 होता क्या है, ये 120 जो है उसको कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब तो समझ आ दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट। और जो 80 होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अगर इसका कोई यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, mmHg हो जाएगा। जो हाइपरटेंशन है ना इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हाइपरटेंशन होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई भी सिम्टम नहीं शो करता है स्टार्टिंग के फेज में। सिम्टम शो करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको डेंगू हो गया तो उसमें क्या आएगा, फीवर होता है। जैसे कि आपको डायरिया हो गया तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे ये यूरिन बाहर निकलेंगे। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम शो ये नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर। लेकिन अगर बाद में देखें जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मेनली हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्वेटिंग निकलते हैं, आई रेड होने लगता है, और पर्सन जो होता है एग्रेसिव हो जाता है और वो बहुत जल्दी इरिटेट होने लगता है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स में। मेनली ये 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसको इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसके कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं। अगर अननोन होंगे कॉजेज तो क्या होगा, हमें इसका ट्रीटमेंट जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पता भी नहीं चल रहा है, ये हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है और उसके कारण नहीं पता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। इसको इसलिए इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज अननोन रहते हैं और ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है हमारे शरीर में। जैसे कोई किडनी प्रॉब्लम हो गया है तो किडनी प्रॉब्लम जो होता है वो प्राइमरी होता है, किडनी प्रॉब्लम के कारण जो हाइपरटेंशन होता है इसलिए इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सिर्फ किडनी प्रॉब्लम ही नहीं, एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम के कारण भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है और कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा के कारण भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो एज के साथ ये क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा एज ज़्यादा होता है वैसे वैसे हाइपरटेंशन होने की चांसेस ज़्यादा होती है, लेकिन 65 ईयर्स एज के बाद ये उतना एलिवेट नहीं करता है। ठीक है, अब जेंडर की बात किया जाए तो मेल में ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। फैमिली हिस्ट्री, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फैमिली हिस्ट्री में पूछता है, मतलब डॉक्टर पूछता है क्या आपके पापा को हाइपरटेंशन था, क्या आपके मम्मी को हाइपरटेंशन था, या क्या आपके दादा दादी को था। क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन है ना ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है। ठीक है, इसलिए इसमें फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओबेसिटी, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हाइपरटेंशन का, क्योंकि मोटापा से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरी में। एक एग्जांपल आपको अभी बताया था अल्टेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है, लिपिड जमा होने लगता है कहाँ पे, ब्लड वेसल में। तो लिपिड जमा कब होगा, जब हमारे शरीर में फैट ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो स्मोकिंग और टोबैको लेना। मेनली जो टोबैको होता है वो निकोटीन का बना हुआ होता है, तो ये जो निकोटीन होता है वो हाइपरटेंशन को टेम्पोरली इंक्रीज करने का काम करता है। अगर मतलब कि अगर बहुत दिन तक हम टोबैको लें तो ये टेम्पोररी क्या होगा, धीरे धीरे हाइपरटेंशन का जरिया बन जाएगा। डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल लेने से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। स्ट्रेस कंडीशन, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ड्रग जैसे कि कोकीन, ये सब क्या करता है, हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अभी क्या बताया, जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 120/80। निमोनिक्स याद रखिए, इसका एक कोड है। क्या कोड है, तो याद रखिएगा, सिस्टोलिक ऊपर को कहते हैं, नीचे डायस्टोलिक। ऊपर कितना बढ़ता है, 20 बढ़ता है, और नीचे कितना बढ़ता है, 10 बढ़ता है। तो याद कर लीजिए, 20 बढ़ा मतलब कि 120/139, और नीचे 10 बढ़ा, 80 से 90। अगला जो स्टेज होगा वो 40 से 159, और 140 से 159, और नीचे 90 से 99। उससे अगला जो स्टेज होगा वो ग्रेटर देन 160/100। तो अगर आपको याद ना रहे तो सिंपल ये थ्योरी याद रख लीजिए, 20 से 80 बढ़ता है, 120/80 होता है ना, उसमें ऊपर 20 और नीचे 10 बढ़ा दीजिए। जो पहला बढ़ाइएगा उसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हाइपरटेंशन को मेनली 2 स्टेज में बांटा गया है, जो स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में 140/159/90 to 99 होता है, और स्टेज 2 में ग्रेटर देन 160/100। ये स्टेज 2 में क्या होता है, मेनली हमारा जो इंद ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इंद ऑर्गन में क्या कह सकते हैं, एक एग्जांपल किडनी समझ लीजिए। ठीक है, मैकेनिज्म किसको कहते हैं, मैकेनिज्म का मतलब समझिए, ऐसा कारण जिसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसके कारण कोई भी बीमारी हो रही है, इसी को मैकेनिज्म कहा जाता है। जो मेनली ये हमारा हाइपरटेंशन है ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। कितना 1 मिनट में कितना या 1 बीट में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जैसे कि ब्लड फ्लो सही से हो रहा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी अथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लड में डिजीज हो जाने के कारण, स्वेलिंग ये सब हो जाने के कारण ब्लड फ्लो में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये मेनली 2 कारण से होता है, एक बैरो रिसेप्टर, इसका 2 मैकेनिज्म है, एक बैरो रिसेप्टर और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरियोन। सर ये आते हैं, पहले बैरो रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं। बैरो मतलब क्या होता है, प्रेशर, ये हमारे आर्टरी के अंदर के प्रेशर को मेजर करता है। ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, मतलब अगर थोड़े समय के लिए टेम्पोरली एलिवेशन या डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, उसको कंपनसेट कर देगा। जैसे कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो ये क्या करेगा, उसको
सही कर देगा टेम्प्रोरी। तो कैसे करेगा? तो ये एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फ्लो को बढ़ा देता है, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑथ फ्लो को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इससे क्या हो सकता है? कंपल्सरी थोड़ी देर के लिए सही होता है, लेकिन ये परमानेंट सही नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे शरीर में क्या हो गया? ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो ये मेनली एक्टिवेट करता है बैरो रिसेप्टर। ये जो बैरो रिसेप्टर होता है वो हमारे पूरे शरीर में प्रेजेंट होता है। अब ये बैरो रिसेप्टर क्या करता है? सिंपैथेटिक ऑथ फ्लो को बढ़ा देता है। अब ये सिंपैथेटिक होता क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि हम ये मेनली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक्टिव होता है, मतलब जब भी हम जैसे फाइट या फ्लाइट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब फाइट और फ्लाइट करने का क्या मतलब है? जैसे कि आपके सामने कोई शेर आ गया तो क्या होगा? आपका जितना भी ब्लड फ्लो होगा, सर्कुलेशन होगा, वो कहाँ पे काम करने लगेगा? पैर और हाथों में, जो आपको भागने में हेल्प करेगा। ठीक है, पारासिम्पैथेटिक अपोजिट होता है, ये मेनली रेस्ट में काम करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बीपी घट गया तो एक्टिवेट क्या होता है? बैरो रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक को बढ़ा देता है। अब एक बात और याद रखिएगा, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक एक दूसरे से अपोजिट होता है। अगर सिंपैथेटिक बढ़ेगा तो पारासिम्पैथेटिक घटेगा, अगर पारासिम्पैथेटिक बढ़ेगा तो सिंपैथेटिक घटेगा। अब इसका कहने का क्या मतलब है? सिंपैथेटिक एक्टिव फेज में काम करता है, पारासिम्पैथेटिक क्या में काम करता है? रेस्ट फेज में। मतलब कि अगर ये बीपी बढ़ेगा, ठीक है, बीपी घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑथ फ्लो को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑथ फ्लो बढ़ेगा या पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑथ फ्लो घटेंगे तो क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्दोस्टेरियोन मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है? मेनली जो किडनी होती है वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल करता है हमारे बीपी को। तो ये कैसे कंट्रोल करता है? तो ये ब्लड वॉल्यूम को अल्टर करके, ब्लड वॉल्यूम को अल्टर करने का क्या मतलब है? जो हमारा किडनी है इसमें ही मेन चीज़ होता है रीअब्जॉर्प्शन। क्या? रीअब्जॉर्प्शन, जो मेन रेट लिमिटिंग होता है। ये क्या करता है? या तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। इससे ही हमारा ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कंट्रोल होता है। मान लीजिए कि हमारे शरीर का बीपी कम हो गया तो जो किडनी में बैरो रिसेप्टर होता है वो क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा और रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन मेनली दो तरह से रिलीज होता है, या तो बैरो रिसेप्टर इसको रिलीज करता है, या दूसरा हम खाना में कम सोडियम लेते हैं या सोडियम लॉस ज़्यादा होता है, हमारे शरीर से ज़्यादा लॉस होता है। जैसे कि डायरिया हो गया तो फ्लूइड के साथ ज़्यादा सोडियम लॉस हो गया तो क्या होगा? रेनिन रिलीज होगा। ये रेनिन रिलीज होके करता क्या है? हमारे लीवर में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये रेनिन क्या करता है? इसको एक्टिव करता है और बदल देता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के थ्रू लंग में चला जाएगा, वहाँ पर एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये पोटेंट सर्कुलेटरी वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये क्या करेगा? आर्टरी और वेन को कंस्ट्रिक्ट करेगा। और इसका दूसरा काम होता है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके क्या करता है? मेनली एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या कहता है कि अल्दोस्टेरोन को रिलीज करना है। अब अल्दोस्टेरोन को रिलीज करने से क्या मतलब है? अल्दोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमारा बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहने का क्या मतलब है? एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो मैकेनिज्म हमारा हो रहा है उसको उल्टा करना, मतलब जिस कारण से हमारा हाइपरटेंशन हो रहा है उस कारण को रोक देना। तो हम अगले वीडियो में हम हाइपरटेंसिव ड्रग लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।